Good evening. Let us start today's class. Today we are going to do deposits. आज deposits करेंगे अपने. Deposits is a very short chapter in law, but a very crucial understanding वाला chapter, यानी कि charges जैसा ही है जो हम लोग chapter किए थे, chapter 6 charges. चार्जेस वॉज व्हाट, चार्ज क्रिएशन कैसे होगा, चार्ज मॉडिफिकेशन कैसे होगा, चार्ज क्या होता है, फिर कितना दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है, फिर चार्ज का रजिस्टर क्या होता है, फिर चार्ज का टाइम लिमिट एक्सटेंड कौन कर सकता है, पेनल प्रोविजंस, एवरीथिंग वी आर डन फ्रॉम सेक्शन 77 to 87 विच वॉज चार्जेस. तो चार्जेस के ठीक पहले ये चैप्टर आता है विच कवर्स सेक्शन 73 से 76, बट 76 के बाद एक 76A भी है, तो मैं 76A ही लिख रहा हूँ. एंड ये जो सेक्शंस है ये कवर्ड हो रहा है अंडर चैप्टर 5 जिसका नाम है डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स. ठीक है ना. तो मैं शुरू से एकदम शुरू करता हूँ. ये चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है. एज यू कैन सी देयर आर ओनली 4 to 5 sections which we need to cover, but these sections are big, number one, and number two, there's a lot of conceptual understanding involved in this section. Of course, like in other classes I have mentioned that you will have to do these chapters from the slide. मेरा notes, मेरा जो बुक है, बुक का सब्सटीट्यूट है दी स्लाइड्स. ये स्लाइड से ही आपको करना पड़ेगा चैप्टर को शॉर्ट में. एग्जाम के पहले वाला रात को जब स्ट्रेस में रहेंगे तो स्लाइड्स जल्दी से हेल्प करेगा. ओके, सो आई हैव गिवन स्लाइड्स फॉर ऑल द चैप्टर्स एंड दिस चैप्टर इज नो एक्सेप्शन. आई एम गिविंग यू स्लाइड्स. वी विल डू फ्रॉम वाइट बोर्ड एंड स्लाइड्स. एंड अगर बुक रेफर करना है तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज द बेस्ट. सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल एंड माई स्लाइड्स अपडेटेड. ओके, दैट्स इट. नाउ स्लाइड्स क्या अमेंडेड है? हाँ बिल्कुल अमेंडेड एज ऑन डेट है. ओके, और उसके ऊपर भी जो अमेंडमेंट होगा अमेंडमेंट क्लास में हम लोग करेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद. ओके, आई हैव ऑलरेडी डन द प्लानिंग, जस्ट अ शॉर्ट थिंग. आई हैव ऑलरेडी डन द प्लानिंग फॉर द रिमेनिंग क्लासेस फॉर May 2020 बैच, लास्ट क्लास. एंड वो प्लानिंग आपको चाहिए होगा. ठीक है, वो आप देख लिए होंगे, उसमें कवर हो जा रहा है एंड ऑफ जैन तक जो प्लान था. ओके, इफ यू आर डूइंग ऑल द क्लासेस. ओके, नाउ डिपॉजिट्स क्या है? जस्ट अ बैकग्राउंड, क्विक बैकग्राउंड वी विल हैव. सी, हर कंपनी को पैसा चाहिए होता है. पैसा चाहिए होता है अपना ऑपरेशंस के लिए. ऑपरेशंस के लिए का मतलब है कि सपोज करो आज एक कंपनी फैक्ट्री बैठाएगा. फैक्ट्री बैठाने के लिए एक कैपिटल चाहिए. फैक्ट्री बैठाने के बाद वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो ये सारा सोर्सेस ऑफ फंड्स कंपनी का मैनिफोल्ड है. जैसे कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स वी नो ट्रेडिशनल वन इज शेयर कैपिटल एंड डेट. डेट में क्या क्या है? डिबेंचर इशू कर सकता है, लोन ले सकता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर. देयर आर अदर वेज ऑल्सो. अच्छा बोलो ना, बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं ना, बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक हम लोग को मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न देता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न काइंड ऑफ. Because with bank we are totally secured, we don't mind keeping deposits with the bank. But if we talk about companies or public limited companies, huge companies, Reliance, Tata, if they say कि बैंक के बदले पैसा मेरे पास रखो, अगर कंपनी लोग बोलता है बैंक के बदले पैसा
मेरे पास रखो, मतलब डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करेगा? कंपनी। तो पब्लिक यानी कि इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर विल डिपॉजिट द मनी विद द कंपनी। तो मैं बैंक के बदले, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा पैसा बैंक में ना रख के अगर कंपनी के पास रहता हूं, ऐसा अगर सारा इन्वेस्टर्स जुड़ के, सारा पब्लिक जुड़ के अपना डिपॉजिट्स बैंक में ना रख के कंपनी के पास रखे, तो कैपिटल फॉर्मेशन विल बी डायरेक्ट एंड क्विक, क्योंकि अल्टीमेटली लोन बैंक कंपनीज को ही देता है। पब्लिक डिपॉजिट से जो बैंक के पास इकट्ठा होता है कैपिटल, वो उसको मोबिलाइज करके बैंक क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन में कंपनी को ही लोन दे रहे। तो ऐसे सोचो कि बैंक इज अ ब्रिज इन फाइनेंसिंग from the surplus to the deficit, that is capital formation in eco, and from that root point companies are seeing that बैंक क्या कर रहा है? बैंक इन्वेस्टर को दे रहा है 8% रिटर्न ऑन डिपॉजिट, एंड कंपनी को ये जो फंड्स है, ये फंड्स दे रहा है 15%, 14% हायर रेट में। और ये बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है इन लेंडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट का, ये बैंक का इनकम है। तो कंपनी बोल रहे कि अगर हम लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट करें डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, विल दे पे? द आंसर इज यस। व्हाई नॉट? इफ कंपनी, number one, if company is providing a higher rate of return than bank, then public will directly deposit with the company. And number two, if the public has the risk appetite, रिस्क एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी के पास रखना और बैंक के पास रखना डिफरेंस क्या है? रिस्क है ना। तो ये दो रहे तो कंपनी कर सकता है, और कंपनी अगर करेगा तो इसका भी कानून होना चाहिए, नहीं तो कंपनी कल अगर भाग गया या पब्लिक को रिस्क हो गया तो गवर्नमेंट विल कम अंडर स्कैनर। बैंक्स पैसा नहीं दे पा रहे तो कंपनी तो और भी पैसा नहीं दे पाएगा। तो ये थोड़ा बहुत इम्प्रैक्टिकल है, और इसका कानून और कानूनी फ्रेमवर्क बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? दैट इज द इंसेप्शन और इंट्रोडक्शन ऑन डिपॉजिट्स। नाउ डिपॉजिट्स दो तरह का हो सकता है। एक कंपनी दो तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। एक है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, यानी कि अपना शेयर होल्डर, अपना मेंबर्स से, कंपनी का मेंबर लोग से इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। नंबर टू इज इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम होम? फ्रॉम पब्लिक, आउटसाइडर्स यानी पब्लिक। क्लियर है? तो ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का कहानी है, मेंबर से एक्सेप्ट कर सकता है या पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता है। मेंबर से एक्सेप्ट करने वाला स्टोरी इज गिवन अंडर सेक्शन 73, एंड पब्लिक से एक्सेप्ट करना वाला स्टोरी का सेक्शन है सेक्शन 76। ये दो मेन सेक्शन, और 76A इज अ पेनल्टी, 74 is repayment of deposits, and 75 is also another penalty for fraud. तो यही है नटशेल में। ये चैप्टर इतना छोटा ही है, गुड दैट इट्स स्मॉल, इट विल सेव टाइम एंड एफर्ट, बट देन अगेन इट्स अ हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक, और इतना कॉमन नहीं है, कॉमनली डिस्कस नहीं है, कोई और अकाउंट्स में टॉपिक नहीं है, डिपॉजिट्स अकाउंटिंग है ना। तो ये अनकॉमन होने की वजह से चार्जेस की तरह लोग भूल जाते हैं। क्लियर है? Okay, so let us start with what are the sections talking about, and let us draw a summary of sections. Summary of section, देखो, restriction on acceptance of deposit from members बोला या public बोला? Public। 73, section 73 is restricting the acceptance of deposit from public. It is saying that you can accept deposit from members provided you comply certain conditions. You comply with certain conditions given under section 73, and you can accept deposit from members, but you are restricted to accept deposit from public at large. Clear है? तो section 73 वही है। section 74 मैं पहले ही बोला, repayment of deposit लेके बात करता है। क्या? repayment of deposits। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स क्यों?
रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मैं समझाऊंगा क्यों ये प्रोविजन लाया गया था इन 2013 वाला एक्ट। मैं बोला था 75 इज अ पेनल प्रोविजन फॉर फ्रॉड, डैमेजेस फॉर फ्रॉड, एंड 76 क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय ओनली सर्टेन कंपनीज, ऑल कंपनीज नहीं। कुछ कंपनीज को 76 में रिलैक्स कर दिया, बोला तुम पब्लिक से भी ले पाओगे। और लास्टली 76 ए एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन और है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन फॉर 73 और 76, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और मेंबर्स का कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्ट्रवेन हुआ तो फिर 76 ए का पनिशमेंट। यही है 73 से 76 ए का समरी। इज इट क्लियर? लेट अस राइट द समरी विदाउट एनी फर्दर एडू। समरी ऑफ सेक्शंस, एक बार सेक्शंस नंबर याद करने के लिए समरी ऑफ सेक्शंस छोटा चैप्टर का खास करके बनाना ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट को जाके सेक्शन नंबर वहीं पे याद हो जाए और कंट्रोल रहे चैप्टर का। ओके, तो समरी ऑफ सेक्शन 73 टॉक्स अबाउट what? Restriction on acceptance of deposit from public, restrictions or prohibitions। मैं restrictions क्यों लिख रहा हूं? prohibition मतलब एकदम मना, restriction मतलब restricted है, थोड़ा बहुत करवा stringent provisions है। Seventy-four talks about it's not talking about restrictions, it's talking about repayment of deposits. Repayment of deposits accepted before or after? Before commencement of the act, before commencement of 2013 वाला एक्ट। ऑफ दिस एक्ट मतलब 2013 कंपनीज एक्ट। 75 बहुत आसान एक पेनल प्रोविजन है जो बोलता है डैमेजेस फॉर फ्रॉड। ऑफ कोर्स मेरे को ना देख के बता सकते हो, आप लोग इतना पढ़ाई कर लिए, फ्रॉड के लिए कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है कंपनीज एक्ट का? 447। बार बार ये सोच लो, दिमाग में बैठा लो, 447। सो डैमेजेस फॉर फ्रॉड में 75 वाला सेक्शन में क्या लिखा रहेगा? 447। डैमेजेस फॉर फ्रॉड भी वही होगा 447, और वो सेक्शन 75 में लिखा है 447 will be attracted and this is mentioned in section 75. Okay, two more sections are there. I told you this is a 5 section wala topic, not big. 76 and 76A. 76A is new again. 76 बोल रहे कि देखो कुछ कंपनीज को पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय सर्टेन कंपनीज, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन by certain companies, eligible companies, by certain companies. Is it clear? And 76A once again, punishment for contravention of 2 sections. कौन सा? 73 and 76. Punishment for contravention of 73 and 76. Is it clear? So these are the 5 sections which one needs to know in this chapter, and ये 5 section बहुत अच्छे से कोई कर ले तो फिर और कोई ज़रूरत नहीं होता है। Is it clear? Is it absolutely clear? Okay, so that is your summary of sections in this chapter. Okay, now let us go on, let us move on and see
व्हाट इज सेक्शन 73 सेइंग? सेक्शन 73 क्या बोलता है? ओके, नाउ सेक्शन 73 क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. देखो, मैं पहले ही बोला, डिपॉजिट्स कोई भी कंपनी अगर एक्सेप्ट करने लग जाए पब्लिक का, तो पब्लिक का पैसा ऐसे उड़ सकता है कंट्री में, तो वो जाके ना हो. कंपनीज एक्ट इज सेफगार्डिंग, पुटिंग अ कंट्रोल सो दैट नो वन कैन accept deposit from public only, and that is section 73. section 73 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का देखते हैं, डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह. पहला कॉन्सेप्ट बोला गया है, डिपॉजिटर कौन है? बोलो कौन? मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपॉजिटर. मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिपॉजिटर. Who is the depositor under this act and under these sections? बोलो डिपॉजिटर कौन होगा? अगर कोई मेंबर डिपॉजिट करता है अंडर सेक्शन 73, he is also a depositor. कोई और any other person यानी कि पब्लिक डिपॉजिट करता है अंडर सेक्शन 76, he is also a depositor. बोथ ही डिपॉजिटर है. तो डिपॉजिटर इज मेंबर एंड पब्लिक. मेंबर who is depositing under section 73 and public who is deposited under section 76, both are termed as depositor. and यही meaning लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो. depositor means, number one, any member of the company who has made a deposit with the company in accordance with the provisions of section 73 subsection 2. and number two, or number two, any person who has made a deposit with a public company in accordance with the provisions of section 76. देखो, एक वर्डिंग यहां से समझ में आ रहा है. सेक्शन 76 के तहत कौन सा कंपनीज एक्सेप्ट कर पाएगा? कोई भी कंपनी या बड़ा पब्लिक कंपनीज? बड़ा पब्लिक कंपनीज. यहाँ पे बड़ा नहीं लिखा है, पब्लिक लिखा है. ऑफ कोर्स पब्लिक से डिपॉजिट तो ऐसे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिपॉजिट होगा वो तो सिर्फ मेंबर का ही होगा. हाँ है ना? क्लियर है? ओके. Now, the next meaning is eligible companies. Next meaning is eligible companies. ये companies कौन होगा? जो section 76 के तहत public से पैसा ले पाएगा. Eligible companies. Meaning of the term eligible company. Depositor meaning is clear. Eligible company का meaning. बोल रहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा. which accepts, which fulfills number one either net worth greater than equal to 100 करोड़. नेट वर्थ कितना होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़. नंबर टू, टीओ का मतलब क्या होता है? टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़. अच्छा, बहुत बड़ा कंपनीज. हाँ, नहीं तो तुम इतना औकात नहीं है, तुम्हारा 100 करोड़ का नेटवर्थ नहीं है, 500 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, तुम पब्लिक का पैसा लेके वापस कैसे दोगे? शक कर रहे हैं गवर्नमेंट तुम पे. ठीक है. और नंबर 3, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड any other resolutions must be filed with registrar. सर ये तो ऐसे ही हम लोग पढ़े थे, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ता है. सेक्शन 117 चैप्टर 7. ठीक है. मस्ट बी फाइल्ड विथ, मतलब एक बात पता चल गया सेक्शन 76 का, स्पेशल रेजोल्यूशन इज required, of course. Clear है? Is it clear? सर ये दोनों में और होगा या एंड होगा? ऑफ कोर्स और होगा. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा, मतलब तुम बड़ा कंपनी हो, दोनों साथ में नहीं होना पड़ेगा. देखो कहाँ लिखा है एक बार ये एलिजिबल कंपनी का मीनिंग स्लाइड से देखते हैं. ये तो एकदम संक्षेप में ब्रीफ में मैं बना दिया, स्लाइड में भी ब्रीफ में दिया हुआ है. Eligible company means a public company referred to in subsection 1 of section 76. यानी कि section 76 is the section which allows acceptance of deposit by public, from public.
by a company. And which company is a eligible company to do so? A public limited company which is having a net worth of not less than 100 crore. Not less than 100 crore का मतलब है greater than equal to 100 करोड़. और टर्नओवर, टीओ का मतलब क्या होता है? टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़. एंड इसके साथ एंड दे दिया, एंड एसआर नीड्स टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार. एंड उसके बाद मैं सिंपल समझाने के लिए, एलिजिबल कंपनीज आर द कंपनीज विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. क्लियर है? दोनों मीनिंग क्लियर है, डिपॉजिटर एंड एलिजिबल कंपनीज का, कोई दिक्कत नहीं है. लेट्स गो स्लो बट लर्न प्रॉपरली. Okay, next let us come to the third slide, which is talking about section 73. Section 73 साफ साफ कह दे रहे कि देखो, तुमको मैं मना कर रहा हूं, नो कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी, नो कंपनी shall accept deposit from public. Shall accept deposit from public. हाँ या ना? हाँ या ना? स्ट्रेट बोल दिया. ये सब सेक्शन 1 का बात चल रहा है. ठीक है? पब्लिक, ये बोलने के बाद बोला other than मैनर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट. अदर देन मैनर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट मतलब बोल दिया कि सेक्शन 73 में कोई मैनर में अगर पब्लिक से तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर पाओगे एलिजिबल कंपनीज को. ठीक है? अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट. ठीक है ना? खाली ये ऊपर वाला लाइन वोंट बी एप्लीकेबल टू विच कंपनीज. बोलो, दिस डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनीज. This does not apply, मतलब section 73(1) will not apply to following companies. बोलो कौन कौन सा कंपनी डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता है? बोलो, बैंकिंग कंपनीज भी कंपनी है ना? है ना? तो बहुत आसान है. नंबर 1, बैंकिंग कंपनीज विल ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट बिकॉज उसका काम ही है. नंबर 2, NBFC, वो भी तो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कैन ऑल्सो. नंबर 3, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, HFC. एंड नंबर 4, एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय CG. स्पेसिफाइड बाय whom? CG. स्पेसिफाइड बाय CG इन कंसल्टेशन विथ RBI. बैंकिंग के लिए तो प्रिंसिपल बॉडी और प्रिंसिपल अथॉरिटी या एपेक्स बॉडी कौन है? RBI. तो स्पेसिफाइड बाय CG इन कंसल्टेशन विथ RBI. इज इट क्लियर? यहां तक पूरा क्लियर है? तो सेक्शन 73 का 1 बोल रहे हैं कि नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट. दिस डज नॉट अप्लाई. ये जो रूल ऊपर बोला गया है ये अप्लाई नहीं करता है, लागू नहीं होता है बैंकिंग कंपनी के ऊपर, NBFC के ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर और कोई अदर कंपनी के ऊपर जो कि CG ने स्पेसिफाई कर दिया इन कंसल्टेशन विथ RBI. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कॉपी? नो वरीज, कॉपी. ओके, नाउ पढ़ते हैं. देखो, नो कंपनी, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. मेंबर नहीं बोला सेक्शन 73. नो कंपनी शैल इनवाइट, एक्सेप्ट और रिन्यू. क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी तो एक्सेप्ट डिपॉजिट थे, तो तब तो पब्लिक से जो डिपॉजिट्स कैरिड फॉरवर्ड हुआ वो भी बोल रहे रिन्यू नहीं करो, एक्सेप्ट मत करो और इनवाइट मत करो डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक unless in the manner provided in this section, मतलब 76. and exception दे दिया, बैंकिंग, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस and such other company as CG may specified in consultation with RBI. is it clear? 73 का 1 is clear. okay. 73 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. 73 का 2
73 का 2 बोलता है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 स्टेट्स के मेंबर्स से डिपॉजिट तुम कैसे लोगे? कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. Conditions for a acceptance of deposits from members. Is it clear? मेंबर से जो एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि वो तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है पब्लिक से एक्सेप्ट करने के लिए. मेंबर मतलब कंपनी का शेयर होल्डर, उन लोग का पैसा वो लोग अगर कंपनी में रखना चाहता है रख पाएगा, बट उसका भी कोई कंडीशंस है, और वो कंडीशंस सेट कर रहा है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 सबसेक्शन 2. और वो कंडीशंस क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी है. अच्छा बोलो ना, मेंबर चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हो, दोनों का ही मेंबर्स कैन डिपॉजिट विद द कंपनी. इट इज नॉट नेसेसरी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ही मेंबर्स एक्सेप्ट कर पाएगा, प्राइवेट का नहीं कर पाएगा. ऑफ कोर्स दोनों कर पाएगा, मेंबर्स तो दोनों कंपनी में ही होते हैं. हाँ, अगर बात हो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कौन सा कंपनी कर पाएगा? सेल्फ एलिजिबल कंपनीज, एंड एलिजिबल कंपनीज आर ओनली पब्लिक कंपनीज, लॉजिकली सो. आर यू गेटिंग मी? ओके. नाउ कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल बी डिफरेंट. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए स्ट्रिंजेंसी विल बी more conditions will be there. Private limited के लिए बस दिखावा है, practically बोल रहा हूँ. Okay, now let us see the conditions. There are 5 conditions in total for public limited companies to accept deposit from members. I will tell you the 5 conditions. I just want to show you the slide. देखो 5 सब बुलेट्स दिख रहे, वही 5 conditions है, वही 5 कंडीशंस है. और स्लाइड का टाइटल में मैं लिखा व्हेन कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. क्लियर है? ओके. नाउ अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या है? देखो 5 पॉइंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक एक करके समझा दूंगा. पहले बोला है सर्कुलर, फिर बोला है फाइल सर्कुलर विथ रजिस्ट्रार, फाइलिंग सर्कुलर विथ रजिस्ट्रार, फिर बोला है कि डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट था वैसा ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेम थीम है. और फिर 4 बोला कि अगर तुम्हारा तुम डिफॉल्टर हो तो तुमको कैसे देगा? डिफॉल्टर पे शक होगा ना, तुम पहले का डिपॉजिट या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रख दियो, नहीं चुका पा रहे हो, तुम नया डिपॉजिट इशू कर पाओगे? नहीं. एक्सेप्ट कर पाओगे? सॉरी, नहीं. नंबर 5 बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा. सिक्योरिटी अगर फर्निश नहीं किए तो डिपॉजिट विल बी अनसिक्योर्ड, विच इज रॉन्ग. ठीक है? सो ये 5 पॉइंट ही बोला गया है. दीज आर द 5 कंडीशंस फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इज इट क्लियर? ये सर्कुलर क्या है, बात करते हैं एक एक करके डिटेल में. व्हाट इज द सर्कुलर? व्हाट इज दिस पॉइंट टॉकिंग अबाउट? इट इज सेइंग इनविटेशन टू ऑफर. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पढ़े थे इनविटेशन टू ऑफर, सर्कुलर भी वही है. अच्छा, सर्कुलर को अगर देखना चाहते हो कंपनीज एक्ट का कोई और डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में, तो इट्स वेरी मच क्लोज टू अ प्रोस्पेक्टस. व्हेन वी इशू शेयर कैपिटल, जस्ट बिफोर इशूइंग शेयर कैपिटल वी हैव टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, जो चैप्टर 3 में पढ़े थे कंपनीज एक्ट का. तो वैसा ही प्रोस्पेक्टस की तरह डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करेंगे वो क्या होगा? सर्कुलर. सर्कुलर में लिखा रहेगा कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, कब चुकाओगे, कैसे चुकाओगे, इंटरेस्ट क्या होगा, सिक्योरिटी क्या है, सारा चीज डिटेल में. क्लियर है? नंबर ऑफ मेंबर्स जिसको इशू होगा, जिसका डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, है ना? तो दिस
is the matter, or these are the matters which will be included in a circular which will be issued before accepting deposits. Is it clear? Okay, come to the point. Let us see. Issuance of circular to its members including bearing a statement showing अच्छा सर बैलेंस शीट भी इशू करना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग, प्रोस्पेक्टस में ये सारा चीज रहता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांव वालों को या मेंबर्स को दिखाना पड़ेगा ना कि क्या क्रेडिट रेटिंग है तुम्हारा, तुम्हारा औकात क्या है in terms of repayment of debt, and total number of depositors, amount towards deposit in respect of any previous deposit accepted by company. These are the matters which are to be included in the circular. Then जो ROC के साथ फाइल होगा, filing this circular with ROC, ये तो हमेशा 30 दिन के अंदर होता है ना, within 30 days. तो देखो along with such statement, ये जो with the registrar within 30 days before, ये आफ्टर नहीं है, within 30 days before the date of issue of circular. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, ये बिफोर है, आफ्टर नहीं है। मतलब सर्कुलर इशू करके रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे, सर्कुलर इशू करने से पहले रजिस्ट्रार को बताओगे, ठीक है? बिफोर 30 days, within 30 days before, within 30 days before, sorry, 30 days before issue, within 30 days before the issue of such circular. Is it clear? Point to be noted, important है इसलिए रेड से किया, ठीक है? ओके सर, ये क्या है? मैं बोला था ना, कैपिटल जब रिडीम करते हैं, सॉरी, कैपिटल जब इशू करते हैं तब कोई रिडेम्पशन रिजर्व नहीं करते, बट जब रिडीम करते हैं रिडेम्पशन रिजर्व करते हैं। डिबेंचर जब इशू करते हैं, सेक्शन 70 लास्ट क्लास पढ़े थे, सॉरी 71, सेक्शन 71 में लास्ट क्लास में इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में मैं पढ़ाया था कि डिबेंचर जब रिडीम किया जाता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मस्ट बी क्रिएटेड। लाइकवाइज ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज एज गुड एज इशू ऑफ सिक्योरिटी। यू हैव टू क्रिएट अ डिपॉजिट रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड ट्रांसफर सम फंड्स। कितना सर? 20%। 20% of what, sir? 20% of the deposits which will mature next year, maturing in the next FY. यानी कि हर साल ये अकाउंट में बैलेंस क्या रहेगा? अगला साल में जितना डिपॉजिट मैच्योर होगा उसका एटलीस्ट 20%। सीधा हिसाब। कहां लिखा है सर? पढ़ो पॉइंट नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, डिपॉजिटिंग सच सम विच शैल नॉट बी मिनिमम विच शैल नॉट बी लेस देन 20% ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर 20% ऑफ व्हाट नहीं लिखा है, ये गलती है। 20% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये अमाउंट को सेपरेट बैंक अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट टाइप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा विद द शेड्यूल बैंक, एंड इसका नाम क्या है? डिपॉजिट रिडेम्पशन या रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, DRRA, यही से मैं लिखा। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सर नो डिफॉल्ट आप बोले थे पॉइंट नंबर 4 एंड सिक्योरिटी बोले थे पॉइंट नंबर 5, देख लो। नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्टर वही, एंड सिक्योरिटी। तो बोलो, मैं पहले ही बोल दिया था ये पॉइंट लिखते वक्त, नो डिफॉल्टर वाला पॉइंट, कि कंपनी हैज टू बी अ डिफॉल्टर और नॉट अ डिफॉल्टर, नॉट अ डिफॉल्टर इन मैटर्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड द इंटरेस्ट ऑन द सेम। डिपॉजिट में तो इंटरेस्ट देते हैं हम लोग, बैंक जैसे डिपॉजिट में इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही। तो देखो, सर्टिफाइंग दैट द कंपनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट इफ एनी अगर हुआ है तो एटलीस्ट 5 साल पहले हुआ था, एटलीस्ट लास्ट 5 साल में, ठीक है? ये सुधार दिया गया है और अभी कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। क्लियर है? सो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट अगर हुआ भी है कंपनी का, इफ एनी, मेड गुड
at least before 5 years of acceptance of deposit. ये पॉइंट दिखने में आसान है बट सोचने में आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। यानी कि आज है 2020 में अगर मैं एक्सेप्ट करूं डिपॉजिट तो 2020 से 5 साल माइनस अगर करोगे तो 2015 आ रहा है, तो 2016, 17, 18, 19 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 सालों में कोई भी डिफॉल्ट अगर हुआ है, 5 सालों में कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो वो डिफॉल्ट एटलीस्ट 5 इयर्स पहले तुम ठीक नहीं कर पाओगे। मतलब इन अ वे क्या बोल रहे हैं, लास्ट 5 साल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है और लास्ट 5 साल के पहले हुआ भी था तो वो उसके पहले ही डिफॉल्ट ठीक हो गया है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। ये तो सुने ही हो, चार्ज। कोई भी लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक को एसेट सिक्योरिटी पे रखना पड़ता है। तो पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे तो उसका इंटरेस्ट के साथ, डिपॉजिट का प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट के खिलाफ क्रिएशन ऑफ चार्ज होगा ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी, तभी तो डिपॉजिट सिक्योर्ड होगा, नहीं तो डिपॉजिट तो अनसिक्योर्ड रह जाएगा। हाँ या ना? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? राइट डाउन द पॉइंट्स विदाउट सीइंग. Write down the points without seeing, then only it will be absolutely clear. लिखो, what are the conditions? Question लिखो, what are the conditions to be complied? To be complied with for a company to accept, for a company to accept deposit from its members, to a company to accept deposits from its members, for a company के पहले लिखो for a public limited company. मैं बोला ना public limited company के लिए ये सारा पॉइंट्स है। for a private limited company के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या है मैं अभी बता दे रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये 5 पॉइंट में से पहला 4 नहीं देखना पड़ेगा, खाली आखिरी पॉइंट देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी। इतना आसान है। क्लियर है? तो लिखो आंसर, एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड विद, बोल के 5 पॉइंट खाली लिखो। Is it clear? Okay, so we are going to the next slide. 73(2) का ही और 2 स्लाइड्स है, ये एक है और दूसरा और एक है। इसमें वही लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एग्जेम्पशन है पॉइंट्स A to D और सिक्योरिटी वाला पॉइंट करना पड़ेगा, बट सारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए नहीं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं मेंबर्स का डिपॉजिट एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड इज लेस देन इक्वल टू इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट पढ़िए, समझ में आएगा। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी पॉइंट्स A to D above shall not apply, above मतलब प्रीवियस स्लाइड, to a private companies which accepts deposits from its members not exceeding 100% of aggregate of PUSC and FR, and such company shall file the details of money so accepted with the registrar in such manner as may be specified. तो ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आराम से, ठीक है। 73(2) का एक्सेप्शन बोल रहे, 73(2) का एक्सेप्शन बोल रहे, not all private limited companies accepting deposits from members
लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट एक्सीडिंग का मतलब इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ PUSC 100% मतलब PUSC प्लस FR, मतलब पूरा जितना है, यही तो है. So these companies need not comply with the 5 conditions, they just need to comply with the security wala condition. Security, only security has to be there, the other points are not required. And रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग करना पड़ेगा. अमाउंट एक्सेप्टेड, अमाउंट एक्सेप्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द रूल्स. इज इट क्लियर? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कॉपी. Okay. Okay. Coming on to the next point. Next point क्या है सर? Next point था, वैसी स्लाइड में था, ऊपर वाला पोर्शन. हम लोग एक्सेप्शन नीचे वाला पोर्शन पढ़े, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो देखते हैं. Where a company does not secure the deposits. अच्छा बोलो ना, लास्ट पॉइंट फॉर कंडीशंस टू बी कंप्लाइंट में क्या था? सिक्योरिटी रहना चाहिए. अगर सिक्योरिटी नहीं रहता है तुम अनसिक्योर्ड बन जाओगे या सिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड, वही लिखा है. द डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड एंड शैल बी सो कोटेड इन एवरी सर्कुलर. जो सर्कुलर इशू करोगे उसमें पहले से बता देना सिक्योरिटी नहीं है इसके खिलाफ, तभी तो जाके लोग डरेगा. ठीक है? फॉर्म, एडवर्टीजमेंट और एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. क्लियर है? ओके. Come to the next slide. पहले ही बता दूं, next slide is a very short slide on the acceptance of deposit का rules. ये जो acceptance of deposit from members है, इसका भी rules है. वो rules सी manner provided है. देखो ये जो लिखा, in such manner as may be specified, last line of this slide. manner कहाँ पे लिखा रहता है? rules में. तो रूल्स तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग एक्ट ही पढ़ रहे हैं, और रूल्स जो जो लगता है वो हम लोग पढ़ ले रहे हैं जहाँ जहाँ लग रहा है. तो यहाँ पे रूल्स का उतना पढ़ाई ना करने से भी चलेगा, बट मैं थोड़ा बहुत रूल्स दिखा दे रहा हूँ एक ही स्लाइड में. सेक्शन 73 का बुक में बहुत बिग वे में दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल में. ओके, लेट अस सी. देखो दो रूल मैं उठा के दिया. एक है डिपॉजिट का, हमेशा डिपॉजिट एक्सेप्ट होने के बाद एक रिटर्न बना के जमा देना है रजिस्ट्रार के साथ. एंड रूल 21, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. वो तो ऐसे ही हम लोग का पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द सेक्शन 76A. ओके, नाउ ये वाला पढ़ते हैं. इफ एनी कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 or an eligible company inviting deposits or any other person contravenes any provision of this act, ये जो punishment है, the company and every officer who is in default shall be punished with a fine which may extend up to 5,000 rupees, and where contravention is continuing one, with a further fine which may extend to 500 for every day for the after the first day during which contravention continues. तो बोला ये सेक्शन 73 का कंडीशंस अगर फ्लाउट होता है तो फिर रूल्स में, रूल 21 में भी एक अलग फाइन दिया हुआ है, 5,000
कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए हर एक दिन का 500। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 74। सेक्शन 74 को मैं पहले समझाऊंगा, फिर हम लोग स्लाइड देखेंगे। आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है, बट बहुत लोग को समझ में नहीं आता है क्यों ये सेक्शन लिए आया गया है 2013 का कंपनीज एक्ट में। इट इज अ न्यू सेक्शन, इट इज अ ब्रांड न्यू सेक्शन विच वाज नॉट देयर ऑफ कोर्स इन कंपनीज एक्ट 1956, in the previous version of the Companies Act, and it is a new section which has been introduced to actually control a mischief which was happening previously due to the absence of such a section and such stringent other rules for acceptance of deposit. मैं बता दूं, ब्लैक वाइट जो सुनते हो ना, ब्लैक मनी एंड वाइट, ये ब्लैक एंड वाइट के बीच में क्या है? इनकम टैक्स। जो पैसे में हम लोग टैक्स नहीं दिए, जो इनकम में टैक्स नहीं दिए, वो पैसा जेब में रह गया या घर में रह गया, कहीं और फॉर्म में रह गया, वही मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। द मनी ऑन विच इनकम टैक्स हैज नॉट बीन पेड, इवेडेड, saved. And white money is nothing, the income on which we have paid taxes. यही है। अब ये जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का बहुत सारा तरकीब है, सुने हो, सीए बनने के लिए यही सब सीखना पड़ता है शायद। ओके, तो ये ब्लैक को व्हाइट में जो कन्वर्ट करेंगे आप, ये ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्शन का एक उपाय था डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स, जब तक डिपॉजिट्स का सेक्शंस इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था, 447 नहीं था, अभी तो फ्रॉड के लिए 447 भी है, तब तक डिपॉजिट्स एक उपाय था। जैसे कि जितना भी लोग जिनका ब्लैक मनी है वो लोग कंपनी को कैश में देगा और कैश से चेक लेके वापस रिपेमेंट होगा, तो ब्लैक टू व्हाइट हो गया ना, है ना। और इतना रिटर्न वगैरह नहीं था रजिस्ट्रार के साथ भरने के लिए, तो रजिस्ट्रार को पता भी नहीं है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो ये एक उपाय बन गया था, तरीका बन गया था, रास्ता बन गया था ब्लैक टू व्हाइट करने का। अभी स्ट्रिंजेंट हो गया, तो बोला जितना भी डिपॉजिट्स है एक कंपनी का, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद सेक्शन 74, द कंपनी विद इन 1 ईयर will have to ensure कि वो सारा डिपॉजिट्स वापस जा रहे, रिपे हो रहे। इसलिए सेक्शन का नाम क्या है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि ये एक्ट जो कि कमेंस हुआ, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट द डेट, इट हैज कमेंस्ड ऑन 1/4/2017, सॉरी 14, 1/4/2014 में जो एक्ट कमेंस हुआ, कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट का कमेंसमेंट का कुछ साल के अंदर तुमको रीपेमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिट्स का। वो साल क्या है मैं बता रहा हूं। और दूसरा बात बोला गया था कि सिर्फ यही नहीं, एक रिटर्न भी भरना पड़ेगा। रिटर्न रजिस्ट्रार के साथ जितना भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है उसका जाके रजिस्ट्रार को पता रहे कौन कौन डिपॉजिट दिया, नाम उन लोग का और पैसा, है ना। तो कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। या थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे ख्याल से आधा घंटा नहीं हुआ, 7 बजे 52 कर दिया क्या? कर दिया, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सेव हुआ था, सेव हुआ ना? ग्रीन हुआ? ग्रीन नहीं हुआ ना? सेव नहीं हुआ, ओके।
Okay. All right, no worries. Commencement of this act is 1/4/2014, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये जो लाइन है रेड लाइन, दैट इज ऑफ दिस एक्ट. ओके. Within 3 months, every company have to, within 3 months यानी कि टाइमलाइन में क्या होगा, 1/7/2014, हाँ है ना. Every company shall file with ROC, with registrar, a return on all the outstanding deposits. जाके रजिस्ट्रार को पता चल जाए, गवर्नमेंट को पता चल जाए कितना पैसा कौन दिया है. दूसरा जो सेक्शन 74 में लाया गया वो है रीपेमेंट ऑफ द मनीज एक्सेप्टेड. मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, जब ये लाया गया जितना भी कंपनीज था, 99% ऑफ द कंपनीज फेल्ड टू फाइल द रिटर्न. कोई डिटेल जुगाड़ी नहीं कर पाया. कैसे करेगा, मैं तो बोला इसके पीछे क्या था. और रिटर्न देरी से लगाया, लेट फाइलिंग फीस दिया, जो भी कॉन्ट्रावेंशन का पनिशमेंट है वो खाया. कुछ फ्रॉड्स भी पकड़ा गया, उसके लिए भी तो सेक्शन 75 था. तो वो हुआ. और ये रिटर्न का भी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट यानी कि एमसीए देते गया. और पहली दफा जब ये एक्ट आया था तब बोला गया था रिटर्न के साथ साथ विदिन 1 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट और द डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर. अगर डेट ऑफ रीपेमेंट 9 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ही था तो 9 months के अंदर द अमाउंट एक्चुअली एक्सेप्टेड शैल बी रिपेड, रिफंडेड, रिपेड. तो 1 ईयर तो बहुत ही कम टाइम है. तुम सोचो उतना पैसा कंपनीज कहां से लाएगा. तो वो लोग प्रैक्टिकली हार्डशिप दिखा के ये 1 ईयर को अमेंड करा के एक्ट में ले आया 3 साल, 3 years. तो अभी जो लॉ, अमेंडेड लॉ है उसमें लिखा है 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट, 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट. यानी कि ये लाइन को ना लिखने से भी होगा, दोनों अलग लाइन कर दिए. Within 3 months return and within 3 years repayment. यानी कि 3 years होगा 31st March 2017. All the amounts accepted as deposit shall be repaid. Clear है? Take it. इज इट क्लियर? ओके. मेरे को पता नहीं लास्ट वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम जस्ट शोइंग व्हाट आई हैव रिटन इन द बोर्ड, ऑन द वाइट बोर्ड सो फार. So let's go slowly and scroll down. This is what I have written. I had started this act, I have started this chapter with the summary of sections. Summary of sections मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स आप लोग को दिखा होगा. फिर सेक्शन 73 में मीनिंग ऑफ डिपॉजिटर, मेंबर हो या पब्लिक हो. फिर एलिजिबल कंपनीज कौन कौन है
जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगा बाद में, सेक्शन 76 में अभी पढ़ाऊंगा थोड़ा देर में। एंड 73 पूरा पढ़ लिए। 73 में मैं बोला था नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अदर दैन मैनर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट विच इज सेक्शन 76 एंड दिस डज नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड एनी अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय CG इन कंसल्टेशन विद RBI। फिर हम लोग पढ़े कि अगर मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो क्या क्या कंडीशंस है। 5 कंडीशंस है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। स्लाइड में भी है, मैं शॉर्ट में लिखाया था बोर्ड में, याद है। और फिर सेक्शन 73 टू एक्सेप्शन मैं बोला था प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि अपना एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल NFR से नीचे एक्सेप्ट कर रहे हैं मेंबर्स से, तो उन लोग को वो 5 कंडीशन में से खाली सिक्योरिटी वाला कंडीशन कंप्लाई करने से काफ़ी है, खाली रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, है ना। फिर हम लोग शुरू किए 74 जो कि बोल रहे हैं रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इज इट क्लियर? यहाँ तक पूरा क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्लाइड में आते हैं और पढ़ते हैं ये 74 का डायग्राम सही बना है कि नहीं। एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट ड्यू, जो भी बाकी है, देयर ऑन रिमेन्स अनपेड, अनपेड मतलब बाकी, ऑन सच कमेंसमेंट और बिकम्स ड्यू एट एनी टाइम बिफोर देयर आफ्टर, मतलब ड्यू ही हुआ उसके बाद, द कंपनी शैल, वर्डिंग देखो शैल, file within a period of 3 months from such commencement or from the date on which such payments are due with the registrar a statement of all deposits accepted by the company and the sums remaining unpaid on such amount with the interest payable thereon along with the arrangements made for such arrangement। भी क्या कर रहे हो पैसा जुगाड़ करने के लिए, वो भी बोलना पड़ेगा, क्लियर है। एंड रीपे विद इन 3 years फॉर सच कमेंसमेंट और फ्रॉम डेट ऑन विच सच पेमेंट्स आर ड्यू विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय द डायग्राम। 74 में और भी चीज बोला गया है। क्या सर? बोला गया है कि ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT, ट्राइब्यूनल इन कंपनीज एक्ट इज हु? NCLT। ट्राइब्यूनल को अगर चाहे तो कंपनी अप्लाई कर सकता है फाइनेंशियल कंडीशन के खातिर, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ट्राइब्यूनल में रिलैक्स द टाइम लिमिट फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ऑफ कोर्स, है ना। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब है, पैसा कहां से लाएगा कंपनी? ज्यादातर कंपनी लॉस करता है या प्रॉफिट? लॉस, आज के जमाने में, ठीक है। सो द आइडिया इज आफ्टर कंसिडरिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी, ट्राइब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी रिलैक्स और अलाउ फर्दर टाइम, बोल्ड में जो लिखा हुआ पढ़ो, अलाउ फर्दर टाइम एज कंसिडर्ड रीजनेबल टू द कंपनी टू रिपे द डिपॉजिट। अब अगर कंपनी फेल किया टू रिपे द डिपॉजिट within the time specified under subsection 1 or further time as given by tribunal under subsection 2, in addition to the payment of the amount, कंपनी को ये फाइन भी देना पड़ेगा। फाइन क्या है देखो, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक ये फाइन अभी रट लो, बिकॉज यही फाइन वापस 76A में देखने वाले हो, सेम फाइन। एंड एवरी ऑफिसर, कंपनी देगा 1 करोड़ से 10 करोड़, कंपनी जेल नहीं जाएगा। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी 25 लाख से 2 करोड़ लिखा है, एंड इम्प्रिजनमेंट होगा और विद बोट नहीं होगा। ये एक चेंज है, वो चेंज 76A में दिखेगा, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक और 25 लाख से लेके 2 करोड़ दोनों। इज इट क्लियर? ओके, तो सर यही है, हाँ यही है 74। ओके ओके, ना देख के एक बार फाइन फॉर contravention of section 74, that is if someone fails to repay the deposits outstanding as on the day of commencement of this act,
if they fail to repay within the time limit set under section 74, what are the punishments given under section 74? लिखो. Company every officer in default will be penalized with imprisonment up to 7 years और अच्छा ये और ही है, ये और एंड हो गया 76A में, मैं दिखाऊंगा. और बोथ क्लियर है? इज इट क्लियर? दिस इज द फाइन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 74 विद इन टाइम लिमिट. ओके, इज इट क्लियर? कम टू सेक्शन 75. से सेक्शन 75 क्या था याद करो? डैमेजेस फॉर फ्रॉड. हम लोग समरी ऑफ सेक्शंस में ही देख लिए थे कौन सा सेक्शन क्या था. सो सेक्शन 75 वाज डैमेजेस फॉर फ्रॉड. मैं बोला था फ्रॉड जहां जहां पे आएगा वहां पे सेक्शन 447 लागू होगा. याद है? मैं बार बार बोल रहा हूं, सेक्शन नंबर याद करो. 447 कितना आसान है, क्यों भूल जाते हो? 447 का क्या है? 447 का 2 पनिशमेंट है, 6 मंथ से लेके 10 साल इम्प्रिजनमेंट, 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट. ठीक है? और प्लस फाइन 100% to 300%, 3 गुना. क्लियर है? ऑफ द अमाउंट डिफ्रॉडेड. क्लियर है? तो यही है. अब क्या है डेफिनेशन, थोड़ा देखते हैं लैंग्वेज. Where a company fails to repay the deposit, it is provided that deposits have been accepted with intent to defraud. कंपनी डिफ्रॉड करने के लिए पैसा उठाया और वापस नहीं दिया, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ऑफ कोर्स जेल कंपनी थोड़ी ना जा पाएगा, एवरी ऑफिसर के ऊपर सेक्शन 75 का पनिशमेंट है. एवरी ऑफिसर हु वाज रिस्पॉन्सिबल will be liable under section 447 without any limitation of liability. मतलब जितना डैमेज होगा उतना पूरा या 3 गुना उसका. For all or any of the losses or damages that may have been incurred by the depositors. Is it clear? Is it clear? Any suit, last section, last जो पैरा है वो पढ़ रहा हूँ. Any suit, proceedings or other action may be taken by any person. कोई भी person कोई भी action ले सकता है. Group of persons or any association of persons who had incurred any loss as a result of the failure of the company to repay the deposits or part thereof or any interest thereon. अच्छा, खाली फेलियर के लिए 74 होगा? फेलियर हो रहा है और ये प्रूव हो गया कि कंपनी फ्रॉड करने के लिए ही लिया था डिपॉजिट, तब जाके 447 अट्रैक्ट होगा. Is it clear? Is it absolutely clear? Okay. Now comes section 76. Now comes section 76. Okay. 76.
ओके, ना देख के एक बार ना देख के हम लोग कोशिश करते हैं 76 में समरी ऑफ सेक्शंस पढ़ाने के बाद मैं जो मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी बोला था वो क्या था। मैं पहले सेक्शन 76 का हेडिंग लिख रहा हूं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज। एक्सेप्टेंस सर ठीक से लिखे नहीं आप 6, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पब्लिक यानी के याद करो सेक्शन 73 का पढ़ाई। 73 वाज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सो 73 इज बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड बाय 76। नो, 73 में यह भी लिखा था restrictions on acceptance of deposits from public unless manner specified in the act। और मैनर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट मतलब ये एक्ट में कहीं पे लिखा होगा कि कैसे डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक लिया जा सकता है और कौन सा कंपनी ये ले पाएगा। क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज, ये लिखा नहीं है, ये मीनिंग है, अंदर पढ़ के पता चलता है। यानी कि कुछ कंपनीज एलिजिबल है कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने के बाद, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन। कुछ कंपनीज एलिजिबल है कुछ कंप्लायंस करने के बाद दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक्स। ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सेक्शन 76 इज सेइंग। और ये एलिजिबल कंपनीज कौन है? आज का क्लास में हम लोग शुरू की तरफ मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनीज देखे थे। मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनीज देखे थे। एलिजिबल कंपनीज का मतलब है पब्लिक कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑफ कोर्स, हैविंग ना देख के एक बार बोलो, नेट वर्थ हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़, और टर्नओवर टीओ, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। एंड क्या था कि स्पेशल रेजोल्यूशन तुमको फाइल करना पड़ेगा विथ आरओसी, हैज टू बी फाइल्ड with registrar। Is it clear? यही तो पढ़े थे। अभी सेक्शन 76 को थोड़ा पढ़ते हैं। A public company having net worth 100 करोड़ और turnover of not less than 500 करोड़ may accept, shall नहीं बोला, shall बोलता तो पूरा मीनिंग चेंज होता, होना ही पड़ता। may accept deposit from depositors from persons other than its members का मतलब क्या हो गया? पब्लिक। persons other than its members का मतलब क्या हो गया? पब्लिक। subject to compliance with requirement provided in subsection 2 of section 73, यानी कि वो सेम कंडीशंस जो पढ़े थे 5, and subject to rules जो सीजी बना सकता है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, क्योंकि आरबीआई बहुत स्ट्रिंजेंट है, बैंकिंग ये पूरा चीज ही तो आरबीआई का है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। क्लियर है? तो क्या कंडीशंस है? कंडीशंस है, दो कंडीशन बोल दिया कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सेम कंडीशंस मेंबर्स से, अगर वो कंडीशंस है वो तो पब्लिक का कंडीशंस होगा ही। कंडीशंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 यानी कि वही 5 कंडीशन ना देख के एक बार हो जाए। क्या क्या कंडीशन था? नंबर 1 सर्कुलर, नंबर 2 हाँ फाइल सर्कुलर, ठीक है, नंबर 3 डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, वही 20% ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऑफ नेक्स्ट FY, हाँ है ना। नो डिफॉल्ट वाला पॉइंट में क्या लिखा था? 5 साल नो डिफॉल्ट,
इन पास्ट 5 years, वही मीनिंग हुआ. And if any has been rectified before 5 years, at least before 5 years. And lastly security. यही तो था. ये 5 पॉइंट पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. क्लियर है? तो ये कंडीशंस के अलावा भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि एसआर. अभी तो बोला एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तुम एक्सेप्ट कर पाओगे पब्लिक डिपॉजिट. हाँ या ना? ओके, नाउ देखते हैं. Subject to compliance with requirements provided in subsection 2 of section 73 and subject to such rules, third point, as CG may in consultation with RBI prescribe, provided that such a company shall be required to obtain a rating. अच्छा, क्रेडिट रेटिंग वाला पॉइंट तो ऐसे ही सर्कुलर में मैं बोला था. Including net worth, liquidity and ability to pay its deposit on due date from a recognized credit rating agency. ये recognized credit rating agency कौन होता है? ICRA and CRISIL. Two big companies in India of credit rating are ICRA, ICRA and CRISIL. कौन कौन? Credit rating agencies. दो credit rating agencies शॉर्ट में लिखा CRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम. और दो बड़ा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, वन इज ICRA, ICRA एंड द अदर वन इज CRISIL. तुम लोग इंटरनेशनली अगर बात करो, ये इंडिया का, इंटरनेशनली अगर बात करो, इंटरनेशनली टू बिग मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर Moody's एंड S&P. Moody's and S&P, Standard and Poor. और इन दोनों का ही सब्सिडियरी है ICRA एंड CRISIL. ये सब जानना पड़ता है. ओके, जस्ट नॉर्मल जीके. व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? सर एग्जांपल्स दिया आप. हाँ, मैं एग्जांपल दिया. और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का यही काम है जो लिखा हुआ है. नेटवर्थ लेके बात करेगा, लिक्विडिटी लेके बात करेगा, रीपेमेंट एबिलिटी लेके बात करेगा, और वो स्टडी करने के बाद रेटिंग देगा. क्लियर है? ओके, सो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक रेटिंग गिवन टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक विच एंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी एंड द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट. अगर 10 साल के लिए डिपॉजिट ले रहे हो तो हर साल रेटिंग करवाना पड़ेगा. यही रूल है. ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है जो वहां पे नहीं था. तो कंडीशन नंबर 6 क्या होगा? कंडीशन नंबर 6 विल बी ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. ये कंडीशन नंबर 6 क्या मेंबर से था? नहीं. ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी on the day, sorry, before the company invites the deposits from public, and such rating shall be obtained every year, हर साल, during the tenure of the deposit. Is it clear? Condition number 6 ये था. 7 मतलब एक्स्ट्रा. 7th कंडीशन. ओके, क्या था? Every company may accepting secured deposit from public shall within 30 days of such acceptance create a charge. सर ये तो सेक्शन 77 से मिलता है. हाँ, 76, 77. On its assets and of an amount not less than amount of deposit accepted in favor of the deposit holder in accordance with such rules as may be prescribed. Clear है? तो creation of charge within 30 days. Creation of charge on secured deposits within 30 days.
क्लियर है? These are the 7 conditions and इसके साथ और एक condition of course भूल मत जाना, special resolution of course. Is it clear? So these are the conditions for section 76. Is it clear? अब देखो ये एक नया सेक्शन है और आखिरी तो brings a smile on our face. So ये एक स्पेशल सेक्शन है और आखिरी सेक्शन है. ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रावेंशन, punishment for contravention of section 73 and section 76 यानी कि acceptance of deposit from members या acceptance of deposit from public, दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रावेंट हुआ तो उसके लिए पनिशमेंट दे रहे एक नया सेक्शन जो कि जिसका नाम है सेक्शन 76A. सेक्शन 76A. और मैं बता दूं सेक्शन 74 में जो पड़े पनिशमेंट फॉर नॉन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, वही पनिशमेंट यहां पे आएगा विद 447. तो बहुत ही टफ हो गया ना अभी, इसीलिए ब्लैक टू व्हाइट आसान नहीं होगा अभी. यही ओके पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर याद आ जाएगा. देखो, on contravention of the manner or conditions prescribed under section 73 or 76 or rules made thereunder, rules भी, if a company fails to repay the deposit or if a company fails to pay the deposit मतलब 74, तो इसीलिए 74 का पनिशमेंट भी एक है, और पार्ट thereof और इंटरेस्ट ड्यू. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि a company shall in addition to payment of the amount of deposit or part thereof or interest be punishable with fine of 1 crore or twice the amount of the deposit accepted whichever is lower up to 10 crore. Clear है? And every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment, पढ़े ही थे, 7 years and with fine which shall not be less than, ये और with both यहां पे हट गया. एंड का मतलब क्या, और विद बोथ नहीं होगा, बोथ होगा. क्लियर है? और यही पनिशमेंट हम लोग पढ़े थे ना 74 में. प्रोवाइडेड दैट, मैं बोला 74 का पनिशमेंट प्लस 447 आ गया 76A में. प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रूव्ड दैट द ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट हैज कॉन्ट्रावेंट नोइंगली और विलफुली, फ्रॉड का बात नहीं बोला अभी तक, विद द इंटेंशन ऑफ डिसीव, मतलब फ्रॉड बोल दिया तो क्या होगा, liable for 447. So can I say section 76A is equal to punishment under 74 plus 75? यही है. Just 75 says 447 and 74 says वही वाला कंपनी 1 crore to 10 crore अभी हो गया, और twice amount whichever is lower, 1 crore or twice amount whichever is lower, this will be company. and every officer in default का क्या हो गया, every officer, कॉपी कर लेना पहले, every officer in default will be, yes tell me, imprisonment up to 7 years, up to 7 years, and बोलो फाइन कितना, 25 लाख से 2 crores, बोथ का मतलब हो गया एंड, यही है रिवाइज्ड. सो कॉपी इट and then we finish with this chapter and we will do the question answers from this chapter from the book right away. Is it clear?
ओके सर, यहां तक तो क्लियर है. स्लाइड बी कम्स टू एन एंड. So our chapter is over. Now let us see the question answers. Okay, let us quickly see the question answers from this chapter. Sir, question answers के लिए किताब इंस्टीट्यूट का मटेरियल का बैक ऑफ द एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड स्कैनर क्वेश्चन आंसर्स आर व्हाट वी आर डूइंग. इंस्टीट्यूट का हर चैप्टर का एंड में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है दैट इज एज गुड अ स्कैनर फॉर नाउ. दीज आर पास्ट पेपर का क्वेश्चन ओनली. ठीक है. एंड आफ्टर दैट एग्जॉस्टिवली सब कुछ कवर करने के लिए स्कैनर तो हम लोग कर ही रहे कभी कभार. ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेट अस टेक आउट इंस्टीट्यूट्स मटेरियल्स Q&As. Let us start with institutes materials Q&As. Okay. चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज. इसका एंड में होगा Q&As. ओके, लेट अस सी. सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली 30. ओके, लेट अस सी. MCQs. MCQs लेके बात करते हैं. दिखाई दे रहे? एन एलिजिबल कंपनी एज पर Section 76, which is accepting deposits within the limit specified under Section 181C, may accept deposits by means of dash. अच्छा, ordinary, special, unanimous, special resolution and special resolution plus approval of CG. ये मैं कराया नहीं तो इसलिए इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ. इसका आंसर होगा 1 का A, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ये क्या है सर? 181C. 181C we haven't done. It is not a part of inter syllabus. That's why I haven't explained. But ये एक MCQ का ऑब्जेक्टिव टाइप समझ के रखो. ये कंपनी लोग को पब्लिक से लेने के लिए भी OR काफी है. This is an exception. Okay. Every company shall pay a penal rate of interest of dash. ये भी मैं बोला नहीं था, इसलिए ये 2-3 चीज मैं यहां से दिखा रहा हूं. 18% देना पड़ेगा ओवर ड्यू पीरियड. मतलब डिपॉजिट ड्यू हो गया, उसके बाद भी रीपेमेंट नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर ड्यू. ऑफ कोर्स हाईएस्ट ही देना पड़ेगा. ऐसे सोचो, बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मैच्योर्ड एंड क्लेम्ड बट रिमेनिंग अनपेड. 18%. ठीक है ना. तो 181C में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और इसमें ओवरड्यू में 18%. ये तुम बताओ, यहां से सब कुछ बताया तुमको. A reserve account that shall not be used by the company for any purpose other than repayment of deposit is called deposit repayment reserve. यानी कि आंसर होगा 3 का B. 3 का B. 4. Where depositors so desire, deposits may be accepted in joint names not exceeding 3. ये एक ऑब्जेक्टिव है और एक जो हम लोग अलग से किए नहीं. मैक्सिमम. अच्छा सर, ये अलग से क्यों नहीं किए? ये 4, 2 and 1 मैं बोला था ना, रूल्स में है. मैं बोला था इंस्टीट्यूट का मटेरियल में रूल्स दिया हुआ है, तो रूल्स में ये. सर ये कहाँ से पूरा करना पड़ेगा? नहीं करने से चलेगा. वो रूल से ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1-2, वो हम लोग ऑब्जेक्टिव से ही देख ले रहे. समझ में आया? ओके सर, ये आपको रूल से पता? हाँ, हमको नहीं, रूल बनाया हुआ है इसलिए पता है. जॉइंट डिपॉजिटर का मतलब हो गया कि बैंक अकाउंट भी हम लोग जॉइंट होल्डर हो सकते हैं, तो कंपनी का डिपॉजिट भी जॉइंट होल्डर हो सकते थी. 3 जन के अधिक नहीं होगा, वही बोला गया है रूल्स में. क्लियर है? जॉइंट नेम्स. ओके सर, नॉर्मली नो डिपॉजिट्स आर रिपेबल अर्लियर देन 6 months. 6 months from the date of deposit or renewal. मतलब रीपेमेंट 6 महीने के पहले तुम नहीं कर पाओगे तो 6 months. सर 4 and 5 दोनों भी है. हाँ दिखा. अभी 6 देखो. अ कंपनी शैल एग्जीक्यूट. सर ये सारा कहां से है? रूल्स. सारा रूल्स से है. अ कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एटलीस्ट 7 days बिफोर
issuing the circular, जो circular issue करता है. All the objectives here are given from rules. Okay, now let's see the questions. Okay, question 1. Discuss the following situations in the light of what? In the light of, jaldi se dekhna, in the light of deposit provisions as contained in Companies Act, as containing as containing Companies Act and Companies Acceptance of Deposit Rules 2014 as amended from time to time. ठीक है. Samit, one of the directors of Zar Technology Private Limited, a startup company, Private Limited है, उसका director है, requested his close friend Ritesh to lend money to the company 30 lakhs in a single tranche by way of convertible note repayable within 6 years from the date of its issue. Advise whether it is a deposit or not. It cannot be deposit ना. It cannot be deposit because private limited company तो deposit कर ही नहीं पाएगा. तो देखो एक बार आंसर पढ़ते हैं बट ये रूल्स में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, थोड़ा बहुत स्टार्टअप के लिए रिलैक्सेशन है. देखो बोला है इन टर्म्स ऑफ रूल 21C, नंबर है 17. इफ अ स्टार्टअप कंपनी रिसीव्स ₹25 lakhs और मोर, यहाँ पे 30 lakhs है ना, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट. कन्वर्टेबल नोट का मतलब है दिस कैन बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और रिपेबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. यहाँ पे 6 year था ना. इन अ सिंगल ट्रांच मतलब एक साथ मिल गया फ्रॉम अ पर्सन, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट. क्लियर है. तो इन द गिवन केस अ स्टार्टअप कंपनी रिसीव 30 lakhs फ्रॉम रितेश इन अ सिंगल ट्रांच. ठीक है ना. तो ₹25 lakhs और मोर मतलब 30 lakhs और इन अ सिंगल ट्रांच. ठीक है. convertible note which is repayable within a period of 6 years. 6 years. ठीक है. from the date of its issue. तो 6 years वाला पंगा हो रहा है ना. so देखो in view of rule which requires a convertible note to be repayable within a period of 5 years from date of issue, the amount of 30 lakhs shall be considered as deposit. It shall not be लिखा था, it shall not be deposit within 5 years अगर हो तो not deposit. तो exceeding 5 years अगर होगा तो क्या होगा? deposit. समझ में आया. तो ये रूल भी एक खास रूल है. तो ऑल द खास रूल्स आई एम नॉट डूइंग अलग से, बाय वे ऑफ क्वेश्चन आंसर्स वी आर डूइंग. दैट्स व्हाई द क्वेश्चन आंसर्स आर सो इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चन 2. पोलस्टर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम रचना हु इज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर. तो डायरेक्टर से मतलब मेंबर से लोन मिला. ठीक है. और ये प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड? ठीक है. 30 लाख का ये डिपॉजिट है कि नहीं? तो बोलो. इसके लिए ये रूल पहले पढ़ लो. रूल 21C3, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु इज डायरेक्टर. अच्छा, ऊपर वाले में डायरेक्टर का दोस्त था तो अलग रूल था, स्टार्टअप था. ठीक है. यहां पे डायरेक्टर खुद है. ओके. at the time of giving loan to the company जो director था shall not be treated as deposit if such director furnishes to the company at the time of giving money a written declaration to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him or by borrowing or accepting loans or deposits from others, and further the company shall disclose the details of money so accepted in the board's report. In the given case, it is assumed that Rachna was one of the directors at the time loan were received from her. Further, it is assumed that she has furnished to the company at the time of giving written declaration. हाँ है ना कि ये funds उसको acquire नहीं हुआ borrowing or accepting loans or deposits from others, and in addition the company had disclosed the money so accepted in the appropriate board's report. तो ये conditions अगर satisfy है ये deposit नहीं होगा, not be treated as deposit. ठीक है. ये assume करना पड़ा क्योंकि एक लाइन लिख दिया कि ये हुआ, एक लाइन में लिखा, वो लोग तो बोला नहीं क्या हुआ नहीं हुआ. तो वी आर एज्यूमिंग इन फेवर ऑफ नॉट डिपॉजिट. इज इट क्लियर? ओके. सिटी बेकर्स लिमिटेड फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट्स 50, ये तुमको आएगा.
failed to repay deposits of 50 crore and interest due thereon even after extension of time granted by tribunal, यानी कि 74 subsection 2, is the company or Swati नहीं, sorry, ये Swati, its officer in default liable to any penalty? Yes. कंपनी का डिफॉल्ट क्या होगा? हाँ, और स्वाति का imprisonment of 10 up to 7 years and हाँ, तो ठीक है, ये है यहाँ पे देखो 25 लाख से 2 करोड़, ठीक है, एंड हो गया, मैं बोला ना कनेक्शन हुआ, एंड और विद बोथ नहीं, और ये हो गया 1 crore और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड विच एवर इज लोअर बट विच में एक्सटेंड टू 10 crores। मैं तो बोला था, ठीक है, ओके। फर्दर इफ इट इज प्रूव स्वाति, अगर वो किया, समझ में आया ना, इंटेंशन टू डिफ्रॉड, तो 447 भी लग जाएगा। ये 76A हुआ, ये 76A हुआ, क्लियर है? ओके, 76A में ये पढ़े थे। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर रूल बाय वे ऑफ दिस शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, Srinagar Readymade Garments Limited Public Limited Company wants to accept deposit of 50 lakhs from its members for a tenure of which is less than 6 months। बोलो 6 months के नीचे हो सकता है? अभी तो रूल पढ़े ऑब्जेक्टिव में ही। Is there a possibility? तो वही लिखना पड़ेगा। A company is not permitted to accept or renew deposits payable on demand in less than 6 months. Further, maximum period of acceptance of deposits cannot exceed 36 months. Clear है? As an exception to this rule, for the purpose of meeting any short-term requirements of funds, company is permitted to accept new or renew deposits earlier than 6 months subject to these conditions. क्या क्या conditions है? Such deposits shall not exceed 10% of aggregate PUSC or free reserves and securities premium। ठीक है ना? तो छोटा टेनियर के लिए डिपॉजिट तभी एक्सेप्ट कर पाओगे 6 महीने का नीचे रिपेबल, जब द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ PUSC, FR and SP securities premium, and such deposits are repayable only on or after 3 months। 3 महीने का नीचे नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इन द गिवन केस अगर 50 लाख उठाना चाहता है तो वो कर सकता है अगर ये कंडीशंस वो सेटिस्फाई करे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? याद रहेगा? तो 3 रूल हम लोग सीखे। एक स्टार्टअप का 6 महीना 1 ट्रांच, है ना, 6 महीना स्टार्टअप 1 ट्रांच एंड 25 लाख या ऊपर, सॉरी 25 लाख नॉट मोर, ऊपर एंड 5 years के नीचे। और दूसरा रूल पर डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एंड तीसरा रूल पड़े 6 महीने के नीचे कर पाएगा। ऑल दीज रूल्स यू हैव टू कीप इन माइंड थ्रू द बुक। ये रूल्स हम लोग अलग से स्टडी नहीं किए, स्लाइड में नहीं लिखे, बट ये बुक से हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टाइप, इज इट इन ऑर्डर फॉर डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम? ऑफ कोर्स, एक्सेप्शन था ना सेक्शन 73 में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो वही लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रूल 3(1), सॉरी ये तो 4 है, 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73(1), नो कंपनी कैन, वही चीज लिखना पड़ेगा। इन द गिवन केस इट इज अज्यूम्ड डायमंड इज अ रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक एंड देयरफॉर प्रोहिबिशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस शैल नॉट अप्लाई टू इट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, बोला गया है enumerate the amounts when received by a company in ordinary course of business are not considered as deposits। रूल क्या क्या है वो बोलना पड़ेगा। देखो क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। रूल 21C का 9, अच्छा ये रूल नंबर्स क्या याद रखना पड़ेगा? नहीं, एकदम नहीं। एज पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 लिखने से काफी है। ओके, following amounts if any received by a company in the course of or for the purposes of the business shall not be considered as deposit। बोलो, एडवांस में सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए डेटर्स से पैसा मिला, ठीक है, appropriated within a period of 365 days from the date of acceptance of such advance, ये क्या डिपॉजिट होगा? नहीं। However, in case in advance, any advance is a subject matter of legal proceeding before any court of law,
द टाइम लिमिट ऑफ 365 डेज शैल नॉट अप्लाई। बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए एडवांस देना पड़ा तो फिर वो टाइम लिमिट 365 डेज भी नहीं लगेगा। मतलब बोला कस्टमर से एडवांस 1 साल तक डिपॉजिट नहीं है। क्लियर है? एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस विद कनेक्शन ऑफ कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं लैंड बेच रहा हूं, मेरे को एडवांस में मिला, हाँ है ना? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, under agreement or arrangement. However, such advance is required to be adjusted in accordance with terms of agreement. Any amount received as security deposit for the performance of contract for supply of goods, है ना? Any amount received as advance under long-term projects of supply of capital goods. मतलब ये सारा डिपॉजिट हो सकता है? नहीं। और क्या है? Any amount received towards consideration for providing future services. Any amount received as advance allowed by sectoral regulator or in accordance with directions of CGSG. Any amount received in advance subscription towards publication. बोलो, पब्लिशिंग हाउस को एडवांस मिला पब्लिकेशन के लिए, मिलता है ना सब्सक्रिप्शन, यही सारा। However, if terms, amount received A, B, D, A, B और D यानी कि वही goods and services and immovable property, ठीक है ना? तो और डी हो गया एडवांस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, ये 3 में becomes refundable due to reasons that the company accepting money does not have necessary permission or approval, ठीक है? Then the amount received shall be deemed to be deposit under these rules. Clear है? Further, the purposes of this subclause, the amount shall be deemed to be deposits on expiry of 15 days from the date they become due for refund. 15 दिन हो गया तो डिपॉजिट माना जाएगा। क्लियर है? पढ़ो एक केस स्टडी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड द क्लास। ओके, एबीसी लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ 120 करोड़ वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके, 120 करोड़ का नेटवर्थ है, मतलब 100 करोड़ के ऊपर। एबीसी लिमिटेड है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एलिजिबल कंपनी है या नहीं है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रोच्ड यू टू एडवाइज देम एज स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स इन केस देयर कंपनी फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कंपनी। व्हाट विल यू एडवाइज? एलिजिबल कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो पहले मीनिंग बताए 76(1) के तहत एलिजिबल कंपनी का, फिर क्या बताए? हाउएवर एलिजिबल कंपनी एक्सेप्टिव डिपॉजिट्स या नहीं, एलिजिबल कंपनी अभी ऑब्जेक्टिव में एक चीज पढ़े ना 181C में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या लिखोगे? रूल 4A एलिजिबल कंपनी शैल, वही सब, ठीक है? क्या नाम है? हाँ, एबीसी लिमिटेड हैविंग नेटवर्थ 120 हेंस इट फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कंपनी। क्लियर है? Ensure acceptance of deposit members together with the amount of deposits outstanding as on date of such members in no case exceeds 10% of the, हाँ ये एक चीज है जो कंप्लायंस करना पड़ेगा एज पर रूल्स। दिस इज ऑल्सो देयर इन द रूल्स। ये कहाँ पे रूल है? ये वाला रूल आज का लास्ट पढ़ाई है, नया वाला मैं अलग से बोला नहीं था। रूल 4A, an eligible company shall accept or renew any deposit from its members if the amount of such deposit together with the amount deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposits does not exceed कितना? 10% of aggregate of PUSC free reserves and securities premium। मतलब कोई भी हालत में कोई भी कंपनी का एज ऑन डेट जिस दिन एक्सेप्ट कर रहे हो वो एक्सेप्टेंस वाला डिपॉजिट लेके एग्जिस्टिंग डिपॉजिट के साथ जोड़ के 10% ऑफ PUSC प्लस FR प्लस SP एक्सेड नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? With all the rules, with all the provisions, we had covered chapter 5 comprehensively. Thank you. We are meeting on Sunday. And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है। Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's
no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली. मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो. आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग. इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया. Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it. Give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट भी किया. CA is not easy than 10th or 12th class. Sanders Sadat Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर्स से. बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, and after speaking to the rank holders we have learned new strategies to prepare for our inter and for our CA course. एक चीज़ ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके आगे सब अपने आप. Sanjay sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you'll clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो. मार्क्स के बारे में मत सोचो. मार्क्स तो झप मार के आएंगे. इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है. मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर कि जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं. मतलब